स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में देखेंगे भूगोल का दूसरा चैप्टर वन एवं वन्य जीव संसाधन का जितना भी क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से बन सकता है सारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव MCQ हो चुका है, सब्जेक्टिव का आज बारी है। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो वन्य जीवन और कृषि फसलों में जो इतनी विविधता पाई जाती है वन्य जीव में और कृषि फसलों में, उसे जैव विविधता कहते हैं। इनका हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि इनके द्वारा विविध प्रकार की वस्तुएं पूरी होती है। तो बहुत अलग अलग प्रकार के जीव जंतु है, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, जिससे हमें अलग अलग प्रकार के सभी प्रकार की ज़रूरत पूरा होता है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आरक्षित वन क्या है? वन जिन्हें इमारती लकड़ी अथवा वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अस्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाता है। इमारती लकड़ी और वन से जो भी उत्पादन प्राप्त होता है उसको प्राप्त करने के लिए उसको सुरक्षित रखा जाता है, तथा जिनमें पशुओं के चराने तथा खेती करने की अनुमति नहीं होती है उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। रक्षित वन क्या है? तो वे वन जिनमें कुछ सामान्य प्रतिबंधों मान कुछ सामान्य वहाँ पर रोक टोक रहेगा, लेकिन उसके साथ ही पशुओं को चराने एवं खेती करने की अनुमति दी जाती है, उन्हें रक्षित वन कहते हैं। ठीक है, कुछ प्रतिबंध है, मतलब काटना उठना नहीं है, लेकिन पशु चराने और खेती करने की अनुमति है। अवर्गीकृत वन क्या है? तो ऐसे वन जिन तक पहुंचना दुर्गम होता है और जहां पशुओं को चराने तथा खेती करने की कोई प्रतिबंध नहीं होता। जिन तक पहुंचना ही दुर्गम है, बहुत कठिन है, और वहां पशु चराना खेती करना संभव नहीं है। कोई प्रतिबंध मतलब उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, मतलब लेकिन संभव ही नहीं कि उस जगह ऐसा जगह में खेती उदी करे, उन्हें अवर्गीकृत वन कहा जाता है। ऐसे वन प्रायः अनुपयोगी होता है, मतलब बिना काम का होता है। झारखंड में ऐसा बहुत है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो वह सुरक्षित क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक सुंदरता तथा वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखा जाता है, उन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। जिसे चिड़ियाघर भी कहते हैं, जैसे बिरसा जैविक राष्ट्रीय उद्यान। जैव विविधता के दो लाभ, फायदा लिखना है। तो जैव विविधता के दो लाभ देखो, सर्वप्रथम हमारी प्राकृतिक संपदा, विशेषकर विभिन्न जीव जंतु प्रकृति के सौंदर्य को चार चांद लगा देता है। माने एक सुंदरता, एक प्राकृतिक दृश्य ये, और धरती को स्वर्ग का रूप दे देता है। तो ये इसलिए माने एक दिखने में बहुत, ऐसा नहीं कि खाली दिखावे के लिए जरूरी है। भारत की प्राकृतिक संपदा और वन्य प्राणियों को देखने के लिए हर वर्ष अनेक पर्यटक भारत आते हैं। इस प्रकार अनजाने में भारत को बहुत सी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जाती है। बहुत सारे विदेशी लोग भारत आते हैं भारत की जैव विविधता को देखने के लिए, तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगला प्रश्न है, पौधों और जीवों की संकटग्रस्त जातियाँ कौन कौन सी है? उदाहरण सहित लिखे। तो पौधों और जीवों की संकटग्रस्त वे जातियां हैं जिन्हें लुप्त होने का खतरा है, जैसे काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, संगाई और मणिपुरी हिरन। ये विलुप्त संकटग्रस्त जातियों में आती है। ये सब पौधों और प्राणियों की सामान्य जातियां कौन कौन सी है? उदाहरण सहित बताओ। तो पौधों और जीवों की सामान्य जातियां वे हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य या ठीक ठाक मानी जाती है ना। वो सामान्य जाति, जैसे पशु गाय को लिख दिया। हाँ, पशु मतलब गाय, भैंस, भेड़, बकरी सब, चीड़, साल, क्रिंद, ये सब माने जो सामान्य माने अभी विलुप्त होने के कगार पे नहीं है, उसको सामान्य जाति कहेंगे, है ना। पौधों और प्राणियों की सुभेद जातियाँ कौन कौन सी? सुभेद जातियाँ उदाहरण सहित बताना है। तो पौधों और प्राणियों की सुभेद जातियाँ वे हैं जिनकी संख्या कम होती जा रही है। सुभेद जाति माने कम हो रहा है, खत्म हो नहीं, लेकिन कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होने के जैसा वो भी हो जाएगा। तो कम होती जा रही है, और यदि उन्हें बचाने का प्रयत्न ना करा जाए, मतलब उसको बचाने की कोशिश ना की जाए, तो वह संकटग्रस्त श्रेणी में चली जाएगी, मतलब विलुप्त होने के कगार में चले जाएंगे और धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। जैसे एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, नीली भेड़, ये सब। पौधों और प्राणी की दुर्लभ जातियाँ कौन कौन सी? उदाहरण सहित बताना। दुर्लभ जातियाँ, पौधों और प्राणियों की दुर्लभ जातियाँ वे हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम है और यदि उनको बचाने का उचित प्रबंध न किया जाए। माने सुभेद जाति से भी ज़्यादा संकट में ये लोग हैं। ये लोग बहुत कम बच गया, और अगर इसको तत्काल
कोई उपाय नहीं करा जाए इन लोगों को बचाने का, तो इनका संकटग्रस्त श्रेणी में जाना लगभग तय है, मतलब एक कदम पहुंच चुका है। जैसे हिमालय का भूरा रीछ, एशियाई जंगली भैंस, मरुस्थलीय लूमड़ और हर्नबिल, ये सब। पौधों और प्राणी की स्थानिक जाति कौन कौन सी है, उदाहरण सहित लिखें, ऐसा क्वेश्चन कहेगा। स्थानीय जाति क्या, जो विशेष स्थान, मैंने पौधों और प्राणियों की स्थानीय जाति वे है जो विशेष क्षेत्र में पाया जाए, विशेष स्थान में, विशेष क्षेत्र में। जैसे निकोबार में निकोबारी कबूतर पाया जाता है, अंडमान में अंडमानी जंगली सुअर पाया जाता है तथा टील पाया जाता है, अरुणाचल में मिथुन पाया जाता है। ठीक, एक स्पेशल जगह, स्पेशल क्षेत्र में पाया जाता है, और इधर उधर नहीं, तो उसको स्थानिक जाति कहते हैं, स्थानिक जाति। ठीक, पौधों और प्राणियों की लुप्त जातियाँ कौन कौन सी है, लुप्त जो हो चुकी, उदाहरण बताना है। तो पौधों और प्राणियों की लुप्त जातियाँ वे हैं जो इनके रहने के स्थानों से भी लुप्त पाई गई, माने जहाँ ये लोग रहना चाहिए, जहाँ ये लोग, वहाँ लोग को खोजा गया, तलाशा गया तो नहीं मिले, मतलब ख़त्म हो चुके हैं। एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख। अगला क्वेश्चन में आएंगे तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वनों के ह्रास की समस्या को किस प्रकार हल किया जा सकता है, यानी जंगल जो कट रहा है, ख़त्म हो रहा है, उसको कैसे हल करें। तो सामाजिक वानिकी द्वारा वनों का विस्तार किया जाए, वन महोत्सव द्वारा अधिक से अधिक वृक्षारोपण तथा पेड़ों की महत्व के विषय में लोगों को जानकारी देना। तो ये तो ज़रूरी है, लोगों को जानकारी देना, लेकिन लोग नहीं पेड़ काट रहे हैं, ये गलतफहमी है। कोई साधारण आदमी पेड़ नहीं काट रहा। कोई भी चीज़ का जानकारी देना होता है तो क्या गाँव निकल पड़ते हैं कि गांव में साउंड लेकर के, है ना, और गांव के 4 लोग का बैठा कर समझाते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि गांव के लोग या साधारण लोग इतना ज़्यादा पेड़ पौधा नहीं काटते हैं जितना बड़े लोग काटते हैं। बड़े बड़े ठेकेदार काटते हैं, बड़े बड़े सरकार के लोग काटते हैं, क्योंकि रोड बनाता है, गांव का आदमी का रोड बनाएगा। बड़ा बड़ा फैक्ट्री और जो बड़ा बड़ा और भी विकास परियोजना होता है तो वो सब गांव का कोई आदमी, कोई साधारण आदमी तो नहीं करता है। तो जंगल का काटने का काम बड़े लोग करते हैं और दोष देते हैं गरीबों को, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पेड़ को काटने से बचाना अगर है, वनों का ह्रास की समस्या को दूर करना है, तो सरकार को कड़ी से कड़ी कानून बनाना चाहिए और जो ऐसा करता है उसको दंड देना चाहिए। अभी झारखंड में केंद्र सरकार मांग रहा है रिपोर्ट, कितना पेड़ यहाँ काटा उसको रिपोर्ट दो, तो ऐसा सख्ती से सबसे निपटे तब ना। भारत में हाथी किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, ऐसे 2 राज्य बताएं जहां हाथी सबसे अधिक मिलते हैं। तो झारखंड में तो खैर हाथी बार बार रोज दिन पेपर में देता है, 2-4 को कुचल के मुरैये देता है। उष्ण आर्द्र विषुवतीय वन हाथी का प्राकृतिक आवास है केरल, कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट क्षेत्र में तथा असम राज्य में, है ना। तो भारत में इन सब राज्यों में, झारखंड का बोलबे न करा है, लेकिन झारखंड में बहुत है। रोज 2-3 ठो कुचलिए देता है किधर किधर। एक सिंग वाला गैंडा भारत में कहाँ मिलता है, इसके लिए कैसी भूमि व जलवायु अनुकूल है। तो असम तथा पश्चिम बंगाल के उष्ण व आर्द्र दलदली क्षेत्रों में, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सिंग वाला गैंडे का प्राकृतिक आवास है, असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। एशियाई सिंह का प्राकृतिक आवास कहाँ है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ठीक है, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास कर रहा है। मानव इंसानी क्रिया कैसे प्रभावित कर रहा है, तो कैसे कर रहे हैं, वन्य जीवों की क्रीड़ा स्थलों को नष्ट करना, माने उनके रहने का स्थान को नष्ट करा जा रहा है, शिकार करके खत्म करा, लेकिन अब शिकार तो खैर खत्म हो गया है। चोरी छिपे वन्य प्राणियों के संरक्षित स्थानों में मारना, चोरी छुपे जा करके और जब मारा जाता है ना, चंद लाभ के कारण। अति शोषण हो रहा है बहुत ज़्यादा उन लोगों को। वातावरण प्रदूषण हो रहा है, पशुओं को जहर देना, है ना, पशुओं को जहर देकर मारा जा रहा है। जंगलों में आग लगा दिया जा रहा है, जिससे जंगल खत्म तो पशु खत्म, तो आदि ऐसे बहुत सारे कुछ तत्व हैं जिनसे प्राणी विविधता को हानि पहुंचती है। जनसंख्या में बढ़ोतरी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। जनसंख्या बढ़ रहा है तो सब धीरे धीरे जंगल झाड़ तरफ घुस रहे हैं, जंगल काट के पेड़ घर उड़ बना रहा है ना, जिससे संसाधनों का अति दोहन होता है। तो ये रहा सूक्ष्म क्वेश्चन, माने छोटा 2 और 3 नंबर। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं इस तरह से, जो 5 नंबरी 3 नंबरी 5 नंबरी क्वेश्चन देखते फटाफट। ठीक है,
पूरा क्वेश्चन देखिए, ये 2 नंबरी क्वेश्चन था, ठीक है। अब थोड़ा लंबा अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसा क्वेश्चन पूछेगा, देखिए पहला लॉन्ग में पहला आता है 3 नंबर का क्वेश्चन अगर आए तो वनों की संरक्षण में लोगों की भागीदारी किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो वनों के संरक्षण में लोगों की भागीदारी, देखो वनों के संरक्षण में लोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और निभाते भी हैं। कई स्थानों पर लोगों ने वृक्ष काटने के विरुद्ध में अपनी आवाज़ भी उठाई है और वृक्ष काटने वाले को ऐसा कार्य करने से रोका है, जैसे चिपको आंदोलन और बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुआ है, खिजड़ी वृक्ष आंदोलन। यदि कभी वृक्ष काटने की आवश्यकता भी पड़ जाए तो यह काम संयोजित ढंग से किया जाना चाहिए। माने वृक्ष काटने की आवश्यकता होगा रोड बनाने के लिए, लेकिन सही ढंग से करा जाए, उसके जगह में उगाया जाए, है ना। बहुत सारा पेड़ काटा जाता है लेकिन उगाया नहीं जाता, लगाया नहीं जाता। जहाँ जहाँ उचित हो सके वहाँ हमें वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए, वन महोत्सव लगा करके और जंगल पूरा पेड़ पौधा लगाना चाहिए और लोगों को वृक्षारोपण के कार्य में अधिक से अधिक भागीदारी बनाना चाहिए। हिमालय यव क्या है, ये संकट में क्यों है, तो ये पौधा है बाबू, है पौधा है। हिमालय यव क्या है, चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष है, चीड़ जैसा एक औषधि पौधा है, दवाई बनता है, जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनियाँ और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, टक्सोल रसायन केमिकल, ठीक है। तथा इसे कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया, कैंसर जैसी बीमारी का उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि थी। इससे जो दवा बनता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिक्री होता है इस दवाई का, किस रूप में, तो कैंसर के दवाई के रूप में। तो इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जात का खतरा पैदा हो रहा है। अब बताइए, इतना महंगा, इतना काम का पौधा है, ये भी खत्म होने के कगार पर है। क्यों? क्योंकि इसकी ज़रूरत से ज़्यादा इसका निष्कासन कर दिया जा रहा है दवाई बनाने के लिए। तो ठीक है, अगर उसको उपयोग कर रहा है, ठीक है, दवाई बनाने के सही काम में उपयोग हो रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लगा भी तो सकते थे पेड़। ऐसा थोड़ी कि वहाँ का जगह खत्म हो गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाइए, उसके बाद उसका उपयोग करिए। तो लगाने वाला मिलेगा नहीं, खाली काटने वाला मिलता है। बाघ परियोजना के विषय में संक्षेप में लिखना है तो बाघ वन्य जीवों की एक महत्वपूर्ण जाति है। विश्व भर में इसके तेजी से घटती हुई जनसंख्या को चिंतन हो विश्व के वन्य प्रेमियों ने 1973 में बाघों की सुरक्षा के लिए बाघ परियोजना तैयार किया, है ना। तो बाघ क्या है, वन्य जीवों का एक महत्वपूर्ण जाति है। तो विश्व भर में इसका बहुत तेज़ी से घटती जनसंख्या के कारण पूरी दुनिया के लोगों ने, पूरा विश्व के लोगों ने एक चिंता जाहिर किया और एक परियोजना तैयार किया 1973 में, उसको बाघ परियोजना कहते हैं। यहाँ याद रहे कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की अनुमानित संख्या जो 55,000 थी वह 1973 में घटकर केवल 1827 रह गए। बताइए, इतना भारी संख्या में बाघों का शिकार किया गया। कहाँ देखिए, 55,000 बाघ थी 1900 के आगे, 1910, 20, 30 तक। लेकिन 1973 आते आते इसकी संख्या सिर्फ 1800, मानी 1500, 1,500 बच गया 55,000 से। तो इतना ज़्यादा कमी आई। बाघों की गिनती में इस गिरावट के कुछ मुख्य कारण थे। व्यापार के लिए बाघों को मारना, व्यापारी बाघ को मारते थे उसका चमड़ा उमड़ा सबको बेचने के लिए। उनके आवास स्थलों को कम होते जाना, तो सबसे बड़ा कारण था शिकार, और दूसरा कारण था जंगल की कटाई। एशिया के देशों में उनकी हड्डियों का दवाई का प्रयोग, हड्डियों का प्रयोग करने उसका दवाई में किया जाता था, तो उसका हड्डी के चलते शिकार करते। क्योंकि भारत और नेपाल विश्व के लगभग 2/3 बाघों के निवास उपलब्ध करवाते हैं, इसलिए इन दोनों देशों पर बाघ संरक्षण की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है। तो भारत और नेपाल, पूरा दुनिया का 2/3 बाघ यहीं रहता है, इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी यहाँ है। तो भारतीय सरकार ने 1973 में बाघ परियोजना के अंतर्गत कोई 27 बाघ रिजर्व स्थापित किए। इनमें से कुछ बाघ रिजर्व इस प्रकार है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो 1973 में एक परियोजना बनाई, जिसके परियोजना के तहत 27 गो बाघ रिजर्व स्थापित किया गया, जिसमें बाघ को संरक्षित रखा जाए। उनमें से कुछ है, और उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व। इन बाघ रिजर्वों की स्थापना से इस अमूल्य निधि को बचाए रखना संभव हो गया है। लेकिन कितना संभव हुआ है बचाना, लेकिन जो है वहाँ वही बचेगा, बाकी तो ऐसा नहीं मिलता है जंगल में। अब उन लोग को कैद करके क्या फ़ायदा, बचाइए।
वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें तो वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। ये देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः वन संरक्षण के लिए निम्नांकित उपाय अपनाकर वन समस्या का हल किया जा सकता है। वनों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। अति चराई पर रोक लगाई जाए। वनों से वृक्ष काटने पर उनके स्थान पर वृक्षारोपण करना आवश्यक है। वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्षेत्रों का निर्धारण करना चाहिए और वन क्षेत्र को संरक्षित करने की नितांत आवश्यकता है। लकड़ी के ईंधन का उपयोग कम से कम हो, उसके लिए पूरक साधनों का विकास हो, है ना, माने उसके स्थान पर कुछ और साधन का विकास हो गैस सबका। वनों को हानिकारक कीड़े मकोड़े, बीमारियों, आग आदि से सुरक्षित रखा जाए। वनों की उपयोगिता और उसकी महत्ता की जानकारी के लिए जन चेतना और जन जागरण पैदा किया जाए। तो ये सबसे वन को बचा सकते हैं। जैव आरक्षित क्षेत्र क्या है? तो जैव आरक्षित क्षेत्र एक बहुउद्देश्य सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां वैज्ञानिक, स्थानीय लोग एवं सरकारी अधिकारी मिलकर कार्य करते हैं ताकि वन्य प्राणियों और प्राकृतिक संपदा की अच्छे ढंग से सुरक्षा की जा सके अथवा उनका उचित उपयोग किया जा सके। ऐसे क्षेत्रों में कृषि कार्यों को करने की विशेषकर स्थानीय लोगों को आज्ञा दी जाती है और उन्हें नौकरियां भी उपलब्ध कराई जाती हैं। सैलानियों को भी स्वतंत्र रूप से आने जाने दिया जाता है ताकि आर्थिक संसाधनों को बढ़ाया जा सके, है ना। तो ये जैव आरक्षित क्षेत्र। वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर बताना। किसी देश के वनस्पतियों में उस देश का समस्त वनस्पति जगत शामिल होता है। वनस्पति जितना है उस देश का वो वनस्पति जगत हुआ। इनमें वनों में उगने वाले वृक्ष, मनुष्य द्वारा उगाए गए फूलदार और बिना फूल वाले वृक्ष, घास वाले क्षेत्र व झाड़ी आदि सम्मिलित है। तो वनस्पति में सब कुछ आता है, घास फूस, फसल वाला पेड़ पौधा, झाड़ी सब। भारत में लगभग 49,000 जातियों के पौधे पाए जाते हैं। इनमें से 5,000 ऐसे हैं जो केवल भारत में ही मिलते हैं। तो भारत में 49,000 टाइप का पौधा पाया जाता है, पेड़ पौधा मैंने छोटा से बड़ा लेकर के। इनमें से 5,000 ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ भारत ही में मिलता और कहीं नहीं, है ना। तो ये हो गया वनस्पति जगत। जंतु जगत क्या है? तो जीव जंतुओं में पक्षी, मछलियाँ और पशु आदि शामिल है, जिनमें स्तन्य पशु, रेंगने वाले पशु, कीड़े मकोड़े, जल और स्थल में रहने वाले प्राणी आदि सम्मिलित है। भारत का पशु जगत धनी और विभिन्न प्रकार का है, विविध प्रकार का है। भारत में लगभग पशु का 81,000 जाति है। पौधों का 49,000 और पशु का 81,000। भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो भारत में वन एवं वन्य जीव के संरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि वन और वन्य जीव संरक्षण की पारिस्थितिक विविधता बनी रखती है इससे संरक्षण से, है ना। इनके संरक्षण से हमारे जीवन को साध्य रखने वाले संसाधनों को बनाए रखा जा सकता है। जीवन साध्य संसाधनों में जल, वायु और मृदा को शामिल किया गया है। तो ये सब जंगल, जीव जंतु रहें तभी होगा, है ना। विभिन्न जातियों प्रजातियों में गुणवत्तापूर्ण जनन के लिए वनस्पति एवं जीवों को जीन्स विविधता को संरक्षित रखनी है ना। समुद्रों में मछली पालन बनाए रखने की सहायता करते हैं ना। तो ये सब कारण है। ये जो क्वेश्चन अब जो ग्रुप में आ रहा है वो बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा। तो ज़्यादा नहीं, बस 2-4 मिनट और सब्र करिए, खत्म हो जाएगा, ठीक है। वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखें। ऐसा क्वेश्चन रह सकता है, हिंदी जैसा निबंध लिखें, माने विस्तार पूर्वक लिखना है। तो मानव सदियों से प्रकृति की पूजा करता आ रहा है। भारतीय संस्कृति में भी प्रकृतिक और उसकी कृतियों को पवित्र मानकर उसकी पूजा करना तथा उनकी रक्षा करने की परंपरा है। भारतीय संस्कृति में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ के अनेक जातियों वनों को पवित्र मानकर उसकी पूजा करते हैं। अनेक जातियाँ हैं ना, जनजातियाँ, उनकी पूजा करते हैं जंगलों की। वन ऋषि मुनियों की तपोभूमि भी रही है। माने ऋषि मुनि वन जंगल में ही जा कर के मोक्ष प्राप्त करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, है ना। हमारे धर्म ग्रंथों में भी वन को देवता तुल्य मानकर उनकी पूजा करने की परंपरा का उल्लेख है। आज भी हमारे समाज में कुछ लोग कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनकी रक्षा करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर में मुंडा एवं संथाल जनजातियाँ महुआ एवं कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं ना। छोटा मतलब ये झारखंड में। बिहार और उड़ीसा की जनजातियाँ विवाह के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। हम में से बहुत से लोग पीपल, वटवृक्ष, तुलसी, नीम आदि को भी पवित्र मानकर उसकी पूजा करते हैं तथा उसकी रक्षा करते हैं। आगे लिखेंगे, भारतीय संस्कृति में आमतौर पर झरनों, पहाड़ों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। बहुत से मंदिरों के आसपास
बंदर एवं लंगूरों की जो लोग लंगूरों को लोग खिलाते पिलाते हैं और उन्हें मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में विश्नोई खेजड़ी वृक्ष तथा काले हिरण की रक्षा करते हैं। राजस्थान में जो विश्नोई समाज है काले हिरण और खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करते हैं। उनकी गांव के आसपास काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय एवं मोरों की झुंड दिखाई पड़ना आम बात है, जो वहाँ के समुदाय का अभिन्न अंग है। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाता और कोई नुकसान पहुँचाता है तो सलमान खान का जो हवाल हो रहा है वैसा हो जाता है, जान से मार देते हैं वो। अगला प्रश्न, वन्य जीवों की संरक्षण के लिए तत्काल उपाय करना क्यों आवश्यक? माने तत्काल तुरंत उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो खत्म हो जाएंगे सब। विभिन्न जीव जंतु को संरक्षण की आवश्यकता है। सर्वप्रथम हमारी प्राकृतिक संपदा, विशेषकर जीव जंतु प्रकृति के सौंदर्य को चार चांद लगा देता है और धरती को स्वर्ग का रूप दे देता है। तो ये क्वेश्चन तभी आया था। विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी इतनी मधुर ध्वनियाँ निकालते हैं कि बहुत से कवि और चित्रकार मुग्ध होकर रह जाते हैं और कमाल की रचनाओं का सृजन कर डालते हैं। तो रहबे नहीं करेगा जन जंगल तो फिर कहाँ से होगा ये सब है। अगला और क्या लिख सकते हैं, भारत की प्राकृतिक संपदा और वन्य प्राणियों को देखने के लिए हर वर्ष अनेक दर्शकगण भारत आते हैं। इस प्रकार अनजाने में भारत को बहुत से विदेशी मुद्रा, विदेशी पैसा हो जाता है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में बड़ी सहायक सिद्ध होते हैं। यदि प्राकृतिक संपदा विशेषकर विभिन्न जीव जंतुओं के संरक्षण की अवहेलना कर दी गई तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत से पशु और पक्षियों की प्रजातियां भी लुप्त हो जाएगी और वो बेचारे उनके दर्शन से भी वंचित हो जाएंगे। हम लोग खुद बहुत सारी चीज़ का दर्शन अब नहीं कर पाते हैं। जैसे हम लोग का याद से जब छोटे छोटे थे तो बहुत सारे पक्षी सब एक साथ उड़ के आना जाना लगा हुआ रहता था, लेकिन अब नहीं, अब शायद कहीं मिल गया एक आठ तो बहुत। यदि विभिन्न जीव जंतु की संरक्षण का ध्यान न रखा जाएगा तो गैंडा, बाघ, कस्तूरी हिरण और सोहन चिड़िया जैसे अमूल्य जीव जंतु शिकारियों की बंदूक का निशाना बनकर रह जाएंगे। तो ये सब कारण है, इसलिए जल्द से जल्द इसको सुरक्षित करा जाए। भारत के विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीवन संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है, विस्तार पूर्वक विवेचना करें तो भारत के जो भी अलग अलग समुदाय कैसे जंगलों को बचाया है। इनमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों केंद्रीय और राज्य सरकारें वनों और वन्य जीव के संरक्षण के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन सिर्फ वो लोग कागजी खाली लिख देते, कानून बना देते, अप्लाई नहीं करते हैं। नहीं तो इतना कटवे नहीं करता पेड़ पौधा जीव जंतु। परंतु इस दिशा में जो कार्य विभिन्न समुदाय ने किया वह भी प्रशंसनीय है। तो जो लोग समुदाय के जो लोग कर रहे हैं ना वही सही साबित हुआ है। चिपको आंदोलन हुआ वहाँ पेड़ बचा, खेजड़ी वृक्ष का हुआ वहाँ पेड़ बचा। बाकी सरकार कितनों कर रहा है, अपने कानून बना दिया नहीं काटना है और एक के बारे में निकाल दिया बीच जंगल से रोड और लाखों पेड़ कट गया, उसके बदले में एक भी पेड़ नहीं लगा। सरकारें गलत कर रहा है। राजस्थान में अनेक गांवों के लोगों ने वन्य जीवन रक्षण नियम का सहारा लेकर सरिस्का बाघ रिजर्व में होने वाले खनन कार्य का डटकर विरोध किया और काफ़ी सफलता पाई। देखिए अब यहाँ पे बाघ रिजर्व था, वहाँ खनन कार्य मतलब खोदाई हो रहा था, तो वहाँ भी जंगल उगल कर रहा था, उसका विरोध किया और सफलता पाई। अब उसको खोदाई कौन कर रहा था, काट कौन रहा था, सरकार कर रहा था। बचाया कौन, वहाँ का आम जनता। तो आम जनता की ज़्यादा भागीदारी है ये सब। इसी प्रकार हिमालय के बहुत से क्षेत्रों के लोगों ने चिपको आंदोलन द्वारा वृक्षों को काटने के सभी प्रयत्नों को असफल बना दिया है ना। चिपको आंदोलन, अब वहाँ भी पेड़ काटने कौन गया था, सरकार का आदमी गया था। बचाया कौन, आम आदमी ने। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरवदेव डाकू सेंचुरी घोषित करके वहाँ अपने ही नियम बनाकर शिकार करना वर्जित कर दिया। देखिए यहाँ गांव के लोग ने किया, 5 गांव मिल करके, और बाहरी लोगों को घुसपैठ से वन्य जीवन को बचाते हैं, जो कि सरकार नहीं कर सकता था। हमारे देश के लोग सदियों से ही प्रकृति के पुजारी रहे हैं, इसलिए उन्होंने अनेक वनों के देवी देवताओं के वन कहकर उन्हें बाहरी छेड़छाड़ से बचाए रखा। आज भी भारत
के अनेक समुदाय हैं जो पीपल और वट वृक्षों के पवित्र मानते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जातियाँ महुआ और कदम के पेड़ों को पूजा करते हैं, लेकिन कदम पेड़ खत्म हो जा रहा है। उड़ीसा और बिहार के जनजातियाँ इमली और पेड़ों को तभी बताए थे सब, है ना, तो पूजा पाठ भी करते हैं पेड़ ताकि पेड़ पौधों बचाया जाए। इसी प्रकार बहुत से लोग अपने पशु पक्षियों की देवी देवताओं के वाहन और प्रतीक मानकर उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे पशु पक्षियों बंदर, लंगूर, शेर, गरुड़, मोर आदि विशेषकर उल्लेखनीय हैं और कोई इनको नुकसान नहीं पहुंचाता। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक उद्देश्य के आधार पर वनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? प्रत्येक का वर्णन करना है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट। मानव जीवन में वनों का बड़ा ही महत्व है। वन उत्पादन और संरक्षण के दो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वनों में रहने वाले जीव जंतु का आश्रय प्रदान करते हैं, है ना। वन उत्पादन और संरक्षण के दो महत्वपूर्ण कार्य क्या है? वनों में रहने वाले जीव जंतु आश्रय प्रदान करते हैं। प्रशासनिक उद्देश्य के आधार पर वनों के 3 भागों में, वनों को, जंगलों को 3 भाग में बांटा गया है। एक है आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन, जो कि तीनों के बारे में आप उधर भी क्वेश्चन था अलग अलग सेपरेट, लेकिन यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। आरक्षित वन वे वन जो हमेशा इमारती लकड़ी एवं अन्य उत्पादों का उत्पादन करने के लिए समर्पित होते हैं, वे आरक्षित वन कहलाते हैं। इन वनों में कभी कभी पशुओं को चराने एवं कृषि करने की भी अनुमति होती है। आरक्षित वन अधिक से अधिक पशुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। भारत में कुल भूमि का 54.4% भाग पर आरक्षित वन पाए जाते हैं। संरक्षित वन क्या है? तो संरक्षित वन में इस बात पर विशेष जोर दिया जाता है कि उन जीव और जंतुओं को अधिक से अधिक आश्रय प्रदान किया जाए जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन समाप्त होती जा रही है। इन जीव जंतुओं की देखभाल के लिए और इनके शिकार की रोकथाम के लिए वन द्वारा अनेक कर्मचारी भी रखे गए। हमारी कुल भूमि का 29.2 भाग संरक्षित वन पर पाए जाते हैं भारत में, है ना। अगला क्वेश्चन है, अवर्गीकृत वन वे वन जो बहुत ही अगम्य हैं या खाली पड़े हैं, उन्हें अवर्गीकृत वन कहते हैं। हमारी कुल भूमि का 16% ऐसा है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है वीडियो काम का लगा होगा। इसमें जितना भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है, एक भी क्वेश्चन यहाँ पे छोड़े नहीं। इतना क्वेश्चन को आप देख लीजिए। अब मत सोचिए कि इतना कैसे याद होगा। अरे समझने की बात है, सब रिलेटेड है, एक दूसरे सब रिलेटेड है। बस जंगल और जीव जंतु को बचाने से रिलेटेड है सब। ये वन का प्रकार कुछ है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, बाकी सब एक दूसरे का रिलेटेड है। बस पढ़िए, सुनिए, देखिए, वीडियो आराम से हो जाएगा तैयारी। ठीक है, 2-3 बार पढ़िए, लिखिए उसको, है ना, लिखिए और सुनिए। वीडियो सुनने से ज़्यादा याद होता है, तो सुनिए, पढ़िए, लिखिए, सब प्रैक्टिस करिए। एक ही चीज़ में बार बार रटना नहीं, आंख बंद करके। अब रटते रहता है ऐसा करके, अरे कोई काम नहीं आएगा रटने से। 3-4 बार पढ़िए, लिखिए, फिर पढ़िए, लिखिए, फिर पढ़िए, लिखिए, 2-3 बार करके हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।